बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ऐसी फूरियर सीरीज ऐसे फंक्शंस की फूरियर सीरीज निकालेंगे जिनका पीरियड कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नेसेसरी नहीं है कि पीरियड हमेशा टू पाए हो। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने फूरियर सीरीज को डिस्कस किया था वो पर्टिकुलरली उन फंक्शंस के लिए थे जिनका पीरियड टू पाए था। तो अब हम जो है ये कह रहे हैं कि आर्बिटरी पीरियड मतलब इट माइट बी एनी पीरियड। तो हम इसके लिए करते ही हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने फूरियर सीरीज पढ़ी थी उस पे एक रीस्केलिंग कर देते हैं एक तरीके से। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक रीस्केलिंग कर देते हैं सच दैट वो जो फूरियर सीरीज आपने पहले डिस्कस की है वो फूरियर सीरीज किसी भी पीरियड के लिए आपके पास वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। सो एज वी डिस्कस के लेट सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका पीरियड जो है लेट से 2l है, और मतलब आर्बिटरी पीरियड है, एनी पीरियड अदर देन 2 पाई। तो लेट सपोज हम कोई एक नया वेरिएबल v के नाम से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं या ऐसी रीस्केलिंग करते हैं कि सच दैट फंक्शन हैज पीरियड 2 पाई, मतलब फंक्शन जिसका पीरियड 2 पाई बन जाए। तो इसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि ये जो आपका x है, दिस x विल बी इक्वल्स टू p ओवर 2 पाई इंटू वी, सो दैट वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन p इंटू एक्स, और p हमें पता 2l के बराबर है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट दिस। तो x की वैल्यू हमें पता है कि इट माइट बी, अगर मैंने लेट सपोज इधर मैंने x की वैल्यू जो है एल पुट करी यहाँ पे, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वी की वैल्यू पाई आ जाएगी, और सिमिलरली अगर एक्स की वैल्यू माइनस एल पुट करेंगे तो वी की वैल्यू माइनस पाई हो जाएगी। तो यानी कि आपका जो फंक्शन है वो माइनस पाई से पाई पे डिफाइन हो जाएगा। अभी लेट सपोज माइनस एल से एल पे डिफाइन था। अब जो है बाय यूजिंग दिस रीस्केलिंग जो आपने इधर डिफाइन किया, बाय यूजिंग दिस रीस्केलिंग आपका फंक्शन जो है पीरियड 2 पाई का बन जाएगा। तो हमारे पास जो फोरियर सीरीज है उसकी जो फॉर्म बन जाएगी हमारे पास फाइनली, तो ये इसकी फाइनली हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। यानी कि हमने कहा है भाई कि x को ट्रांसफॉर्म कर दें v में बाय यूजिंग दिस रीस्केलिंग का जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट दिया उससे आप रीस्केलिंग करेंगे, तो हमारे पास फोरियर सीरीज में यहाँ पे ऐसी बात है, आप कह रहे हैं फंक्शन ऑफ v आएगा, तो इधर cos nv प्लस sin nv बन जाएगा, एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ v हमारे पास ये फाइनली फोरियर सीरीज की ये फॉर्म आ जाएगी। और इधर जो हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट्स जो हैं उनकी जो फॉर्म बन जाएगी, हमने ऑयलर फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। फूरियर कोफिशिएंट्स निकालने के लिए ऑयलर फॉर्मूलाज होते हैं। उधर आपके पास इधर इंटीग्रल के अंदर अगर आप रिकॉल करें तो इंटीग्रल के अंदर एफ ऑफ एक्स होता था, तो एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमने इधर ऊपर सपोज की है वो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ए नॉट ए एन और बी एन की जगह पे यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये फंक्शन चूंकि टोटली फंक्शन ऑफ वी बन चुका है तो इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू वी होगा। और हम ये बात ऊपर बात बता चुके हैं कि ये जो v की लिमिट्स हैं, ये v की लिमिट्स भी हमारे पास माइनस पाई से पाई हो जाएंगी है, पाई हो जाएंगी। तो यानी कि आप जब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं तो ये लिमिट्स जो है माइनस पाई से पाई है। और तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे जैसे हमने ऊपर सपोजिशन की है कि v जो है पाई अपॉन एल एक्स के बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूँ तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और आफ्टर चेंजिंग द लिमिट्स, जैसे हम पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन x की वैल्यू इज फ्रॉम माइनस एल से एल, देन वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम माइनस पाई से पाई और वाइस वर्सा, यानी कि v की वैल्यू अगर माइनस पाई से पाई है तो x की लिमिट्स विल बी फ्रॉम माइनस एल टू एल। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा ऑयलर फॉर्मूलाज है दिस शुड बी इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमारे पास जिस वेरिएबल के अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स की फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो फॉर्मूलाज भी मैं चाह रहा हूँ एक्स की फॉर्म में ही हो। तो ये अभी वैसे फॉर्मूला ऑयलर फॉर्मूला बन चुके हैं, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ वी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बार बार रीस्केलिंग का बार बार हर सवाल में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन करने के बजाय एक दफा आप इसको जनरलाइज फॉर्म में ड्राइव कर लें, तो हमारे पास वर्किंग वाइज काम आसान हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जब आप इन तमाम वैल्यूज को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, डी v की जगह पे उसकी वैल्यू, और लिमिट्स जो है हम यहाँ पे वो भी चेंज कर दें अगर,
तो हमारे पास ये फाइनली ये फॉर्मूलाज बन जाएंगे। और विद ये फूरियर कोफिशिएंट्स है ऑयलर फॉर्मूला से निकल रहे हैं, और ये हमारे पास जो फूरियर सीरीज है उस फूरियर सीरीज की ये वाली फॉर्म फूरियर सीरीज की हमारे पास बन रही है। तो अगर मैं इसको लेट सपोज इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख दूं, और ये जो मेरे पास ऑयलर फॉर्मूलास आए इनका नाम मैंने लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। तो ये तीन कोफिशिएंट्स हैं जो कि ऑयलर फॉर्मूला से हम निकाल लें। तो ये हमारे पास फूरियर सीरीज बन गई है। किसी भी पीरियड के लिए, कोई भी पीरियड आपके पास फंक्शन का हो, आप उसको बाय यूजिंग दिस एक फॉर्मूलास आप उसकी फूरियर सीरीज निकाल सकते हैं। तो इसकी आप एग्जांपल करते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें दिस इज अ रेक्टेंगुलर वेव, और अगर आप इस फंक्शन का पीरियड अगर आप निकालेंगे यू कैन सी दैट पीरियड निकालने के बाद बारे में हमने पहले भी कहा था कि जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन हो आप उस इंटरवल के पीरियड ऐसे निकाल सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। तो अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज -2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 पीरियड विल बी इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं P इज इक्वल्स टू 2L से, अगर मैं जैसे हमने पीछे कहा भाई पीरियड इस का जो हमने डेरिवेशन की है वो पीरियड 2L के लिए की है, तो मैं कहूँ भाई ये 2L के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई L की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी पीछे फूरियर कोफिशिएंट्स के लिखे हुए, मैं वो फूरियर कोफिशिएंट का फॉर्मूला यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट करूँ, सबसे पहले वर्किंग करूँ अगर मैं ए नॉट के लिए, तो ए नॉट का फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू 1/2L होता है, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल से एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया। और एल की वैल्यू हमारे पास इन दिस केस इज 2, तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम -2 से 2 एफ ऑफ एक्स dx। और वही बात जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, और वैसे ही आपको कैलकुलस वगैरह में ये पीस वाइज फंक्शंस की इंटीग्रेशन आप लोग करते रहे। तो अगर मेरे पास लेट सपोज ये फंक्शन डिफाइन है, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -2 से लेके 2 तक ये फंक्शन डिफाइन है, और कुछ इस तरह से डिफाइन है कि फ्रॉम -2 से लेके -1 तक एक लिमिट, एक ये चीज है, और फिर -1 से 1 तक कुछ दिया हुआ, और देन 1 से 2 तक। तो जब आपके पास ये क्या है x की लिमिट्स है, जब आपके पास x की वैल्यू इज फ्रॉम -2 से -1 तक, उस वक्त योर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 है। एंड व्हेन x की वैल्यू इज फ्रॉम -1 से 1 तक, उस वक्त आपका f ऑफ x जो है ये k के बराबर है। और जब आपका x की वैल्यू इज फ्रॉम 1 से 2, उस वक्त आपका f ऑफ x जो है ये 0 के बराबर है। तो वही बात कि भाई जिस तरह से आपका ये स्प्लिट होता हुआ नजर आ रहा है, ये x की रेंज मतलब x की जो लिमिट्स हैं ये जिस तरह यहाँ पे स्प्लिट हो रही है, इसी तरह इंटीग्रेशन के अंदर भी आप इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो 1/4 इंटीग्रल हो जाएगा पहले -2 से -1, देन -1 से 1, देन तो ये तो 0 है, -2 से -1 पे फंक्शन इज 0, तो इंटीग्रल 0 ही आएगा। मैं सिर्फ लिख के आपको एक दफा दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट जब मैं ए एन और बी एन निकालूंगा तो ये इंटीग्रल ऑलरेडी 0 हो रहे होंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला, तो मैं उसको दोबारा नहीं लिखूंगा, अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया। तो ये हो जाएगा के डी एक्स प्लस 1 से 2 पे फंक्शन इज 0 डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहीं पे अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 1/4, और लिमिट सॉरी इंटीग्रल आप इसका निकालेंगे तो डेट विल बी इक्वल्स टू के एक्स, एंड इंटीग्रल फ्रॉम माई लिमिट्स फ्रॉम -1 से 1 तक, तो 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा के माइनस माइनस प्लस के, तो ये हो जाएगा 2k/4, यानी कि ए नॉट की वैल्यू जो आ गई वो k अपॉन ये ए नॉट आ गया। नाउ फॉर बी एन, सॉरी ए एन, ए नॉट के बाद ए एन निकालते हैं हम।
ए एन का फॉर्मूला हमने पीछे जो लिखा है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/L इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल से एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स। तो एल हमने कहा है एल इज टू, लिमिट्स अगेन फ्रॉम -2 से 2 मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि -2 से -1 पे फंक्शन जो है -2 में पीछे अभी ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं भाई। ये देखो -2 से 2 तक इंटीग्रल होना चाहिए, लेकिन ये दो इंटीग्रल्स जो है -2 से -1 और 1 से 2 पे इंटीग्रल जो है जीरो है। फंक्शन उधर जीरो है तो इंटीग्रल भी जीरो आएगा। तो मैं इसलिए इधर डायरेक्टली -L से L आना -2 से 2 चाहिए, लेकिन दो इंटीग्रल फर्स्ट और लास्ट इंटीग्रल जीरो है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ डायरेक्टली -1 से 1 लिख रहा हूँ। और एफ ऑफ एक्स cos n pi L we have equals to 2। तो -1 से 1 पे फंक्शन क्या दिया हुआ, फंक्शन इस k। तो k को मैं इंटीग्रल के साइन से बाहर ही लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा cos n pi ओवर 2x dx। तो ये मेरे पास आ गया। अब जो है मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा, और आफ्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करिए हमने। कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, और एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं था, तो उसको डिवाइड किया, तो ये बहरहाल आफ्टर इंटीग्रेशन और अप्लाइंग द लिमिट्स हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ी बात अगर आप नोटिस करें, थोड़ा सा अगर आप इसको कंसंट्रेशन से देखें, तो एक चीज नजर आएगी आपको कि साइन एन पाई ओवर 2, अगर ये एन की वैल्यू लेट से मैंने कोई एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो साइन पाई बाय 2 आएगा। एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो साइन 2 पाई बाय 2 आ जाएगा। एन की वैल्यू 3 पे साइन 3 पाई बाय 2। अब देखें साइन पाई बाय 2 हमें पता है 1 होता है, साइन 2 पाई बाय 2 यानी कि साइन पाई 0 हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है। तो ये तो हर दफा वैल्यू चेंज कर रहा है। इसी तरह से सेकंड वाला भी यही है। आपको अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं इसी स्टेप में, तो मुझे फाइनली एक चीज नजर आ रही है कि साइन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 के पाई ओवर n मल्टीप्लाई बाय साइन एन पाई बाय 2। ये हमारे पास आ चुका है। अब एन की वैल्यू चेंज करने से, अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो आंसर 1 आ रहा है। एन की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो आंसर मेरे पास 0 आ रहा है। एन की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं -1 आ रहा है। तो अगर मैं एक चीज यहाँ पे नोटिस करूं तो मुझे नजर आ रहा है कि ए एन की वैल्यू 0 आ रही है। कब 0 आएगी? जब आपके पास व्हेन एन की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तब भी 0 आ रहा है। एन की वैल्यू मैं 4 पुट कर दूं, साइन 4 पाई बाय 2, ऐसी बात है साइन 2 पाई हो जाएगा। साइन 6 पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई। सब पे ये है, यानी कि इवन जब एन की वैल्यूज हैं तो ये उस पे ए एन 0 आ रहा है। और ए एन की वैल्यू ये उस वक्त भी चेंज हो रही है जब आपके पास यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। एन की वैल्यू -1, सॉरी एन की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास माइनस में आ रहा है। तो यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये आ जाएगा 2 के पाई ओवर n। कब आएगा? जब आपके पास व्हेन वैल्यू ऑफ n इज 1, पॉजिटिव 1 पे आएगा, 5 पे आएगा, 9 पे आएगा। साइन 5 पाई बाय 2 वो भी 1 होता है, साइन 9 पाई बाय 2 वो भी 1 होता है, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 के पाई ओवर n माइनस का नेगेटिव में आएगा ये। और ये कब नेगेटिव आएगा? जब आप n की वैल्यू जो है 3 पुट कर रहे हैं, और 7 पुट करें, 11 पुट करें, एंड अप टू सो ऑन।
तो ये हर दफा वैल्यू चेंज होती है। तो हमने अगर शुरू में ही एनालाइज कर लेना कि कब ये पॉजिटिव आ रहा है कब नेगेटिव आ रहा है, तो आप जब फूरियर सीरीज में ये कोफिशिएंट्स सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तो काफी ज्यादा आपकी वर्किंग शुरू में ही शॉर्ट हो जाती है। इसको शुरू में अगर आप जर्नलाइज कर दें तो हमने पीछे भी जब हमने लास्ट लेक्चर में भी एग्जाम्पल की थी आपने उसमें भी देखा था। मैंने इसको उस वक्त भी जर्नलाइज किया था, बी एन की जो वैल्यूज आई थी या ए एन आई था, मुझे अभी से ध्यान में नहीं आ रही एग्जाम्पल। लेकिन बहरहाल उसमें भी हमने कुछ इसी तरह से शुरू में पहले जर्नलाइज कर लिया था, कॉस एन पाई समथिंग शायद आ रहा था, और शुरू में ही हमने उसको जर्नलाइज कर दिया था, तो उससे आसानी हो जाती है हमारे पास वर्किंग, इसलिए हम करते हैं ये काम। तो ये ए एन आ गया। इसी तरह से आप बी एन के ऊपर वर्किंग करें अगर हम, तो फॉर बी एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल से एल एफ ऑफ एक्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बी एन, और एल हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज 2। और अगेन ये सिर्फ -1 से 1 तक होगा क्योंकि बाकी की दो इंटीग्रल तो जीरो ही है। तो एफ ऑफ एक्स इन दिस केस इज के इंटीग्रल साइन एन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बिफोर स्टार्टिंग फूरियर सीरीज मैंने कुछ डिस्कशन की थी, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनके बारे में हमने डिस्कशन की थी, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी। उसमें था एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हमें पता है साइन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप जब उसका इंटीग्रल निकालते हैं फ्रॉम -a to a, तो उसका इंटीग्रल जीरो आता है। उसको पूरा इंटीग्रेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका दिल चाह रहा है इंटीग्रेट करने का तो आप कर लीजिएगा, लेकिन बहरहाल हमें पता है फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन के इट्स इंटीग्रल फ्रॉम -a to a विल बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब इधर आपको नजर आ रहा है कि ये इंटीग्रल -a से a और साइन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, तो यानी कि हमारे पास इसका इंटीग्रल जो है जीरो आ जाएगा, यानी कि बी एन विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो बी एन जीरो आ गया, ए नॉट ए एन की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हमारे पास फाइनली जो एफ ऑफ एक्स की बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है ए नॉट प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम 1 से लेके इंफिनिटी, और ए एन कॉस ये हमारे पास फॉर्मूला फूरियर सीरीज का। अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करूं ए नॉट और ए एन की, तो ए नॉट की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी के अपॉन टू, दिस इज के अपॉन टू प्लस, अब यहाँ पे मामला डिफरेंट है। अगर मैं एन की वैल्यू इवन पुट कर रहा हूँ तो ये जीरो आ रहा है, ऑड पे ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, और 159 वगैरह पे पॉजिटिव दे रहा है और बाकी सब पे ये नेगेटिव दे रहा है। तो अब देखा जाए 2 के पाई अपॉन एन तो आएगा ही, 2 के पाई तो आएगा ही, ठीक है ना। ये तो बाहर अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये तो आना ही है, तो मैं सब में कॉमन अगर मैं निकालूं, थोड़ी सी डायरेक्ट स्टेपिंग कर रहा हूँ, ये मेरे पास 2 के पाई ये बाहर आ जाएगा। अंदर अगर मैं एन की वैल्यू समीशन एन पहले इनिशियली 1 होगा, तो एन जब 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या है 2 के पाई ओवर एन, एन 1 है तो यानी कि सिर्फ साइन पाई ओवर एल क्या है इस केस में 2 है, साइन पाई बाय 2x। अब देखें एन की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। एन की वैल्यू जब 3 होगा तो ये माइनस में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन 3 पाई ओवर 2, एल इज 2 इन दिस केस, और ये साइन एन एन 3 हो गया, एल इज 2 इन दिस केस, यानी कि और एल क्या है हमारा, एन क्या है हमारे पास वो 3 है, और ये हमारे पास आ गया, अच्छा एक्स में सॉरी लिखना भूल गया था। इसी तरह से जब आप एन की वैल्यू इसमें अभी मैंने
3 पुट की 4 पे 0 हो रहा है, साइन पे 5 पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगेन 5 पाई बाय 2 एक्स डिवाइडेड बाय 5, अगेन फिर माइनस में आ जाएगा 7 पे, यानी कि -7 साइन 7 पाई बाय 2 एक्स डिवाइडेड बाय 7। एक और लिख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन चले लिख लेते हैं, साइन 9 पाई बाय 2 एक्स डिवाइडेड बाय 9 एंड माइनस एंड पॉजिटिव, इस तरह से अप टू सॉन। ये हमारे पास वैल्यूज इसकी ये आती जा रही है। तो ये हमारे पास फाइनली एक माइनर सी करेक्शन है। इधर देखें, जब आप इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो ये जो पाई है ना, ये डिवीजन में आना चाहिए। मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, इसको डिवीजन में आना चाहिए था। तो ये आपका अपॉन एन पाई, जहां जहां डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है उधर सब जगह पे इसको डिवीजन में आना चाहिए था, मैंने एक ये मिस्टेक कर दी थी। तो यहाँ पे भी एन पाई आएगा डिवाइड में, और यहाँ पे भी एन पाई आएगा डिवाइड में, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो यानी कि दूसरा ये कि ये इधर हमारे पास जो है कॉस था, साइन कहाँ से आ गया, बी एन वाली टर्म तो जीरो आ रही है, सिर्फ ए एन वाली टर्म आ रही है, ए एन के साथ कॉस लगा हुआ होता है। तो ये फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया। और इस सीरीज के अंदर एक चीज थोड़ी सी नोटिस कीजिएगा, इसमें सिर्फ कोसाइन वाली टर्म्स आ रही है। और अगर आप फंक्शन को देखें, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसको अगर आप नोटिस करें थोड़ा गौर से, ये फंक्शन की टाइप कौन सी है, इवन है ऑड है? आप देख सकते हैं दिस इज एन इवन फंक्शन। तो जब फंक्शन इवन है तो आप देखो एक बात नजर आ रही है कि जो फूरियर सीरीज बन रही है उसमें सिर्फ कोसाइन वाली टर्म आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास एक नई तरह की सीरीज, एक नई तरह की जनरलाइजेशन आ जाती है कि फंक्शन जब इवन होता है और ये डिफाइंड हो फ्रॉम माइनस एल से एल, तो उस वक्त जो सीरीज मिलती है वो सिर्फ कोसाइन की टर्म्स में मिलती है, और ऐसी सीरीज को हम फूरियर कोसाइन सीरीज कहते हैं। और जब हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो फ्रॉम माइनस एल से एल और वो ऑड फंक्शन हो, तो उसमें हमें सिर्फ साइन की फॉर्म में सीरीज मिलती है, उसमें कोसाइन वाली कोई टर्म नहीं आती। ए एन जो है उस केस में जीरो आता है, तो यानी कि उसको हम कहते हैं फूरियर साइन सीरीज कहते हैं। तो ये हमारे पास एक नई टाइप जो है यहाँ से जनरेट हो जाती है। तो करंटली हमने जो अभी रिसेंटली डिस्कशन की है, हम अगर उसी बात को आगे प्रोसीड करें, हम देखना ये चाह रहे हैं कि फूरियर कोफिशिएंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर फंक्शन इवन या ऑड हो। तो फंक्शन लेट सपोज, मैं इनिशियली कहता हूँ कि लेट सपोज आपका जो गिवन फंक्शन है वो दैट इज एन इवन फंक्शन। तो हमने इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अबाउट इवन फंक्शन की, एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए से ए, और अगर अंदर वाला इंटीग्रेंड जो है ये इवन फंक्शन है, तो ये बराबर हो जाता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए। तो इधर भी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करूं तो ये हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये टू अप ट्वाइस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, वन अपॉन एल रह जाएगा, और लिमिट्स जो है वो जीरो से एल हो जाएंगी। और इधर भी आप देखें ए एन के अंदर even function f of x is even function and cos is also even function, तो even multiply by even is even function। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो ये टू अपॉन एल हो जाएगा, और इंटीग्रल की लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल हो जाएगी। और बी एन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बी एन पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर आप देखें तो फंक्शन इवन है, साइन इज ऑड फंक्शन। तो हमने ये बात पढ़ी है कि इवन फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए से ए तक जीरो होता है, तो बी एन जीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज
वाइज बात इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये फूरियर कोफिशिएंट्स जो है उनको एवोल्यूट करना आसान हो जाए। अगर हमें शुरू में ये बात पता चल जाए भाई कि ये फंक्शन जो है इवन है या ऑड फंक्शन है, तो हमारे पास फूरियर कोफिशिएंट्स की कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए ये हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर ये फंक्शन ऑड हो जाए तो ये ए नॉट जीरो हो जाएगा, ए एन भी जीरो इसलिए हो जाएगा बिकॉज एफ ऑफ एक्स ऑड है, ऑड मल्टीप्लाई बाई इवन इस ऑड फंक्शन, और ऑड का इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए से ए तक जीरो होता है, तो ये इंटीग्रल जीरो रह जाएगा। और बी एन वाले केस में ये एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, साइन भी ऑड फंक्शन है, तो ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड इज एन इवन फंक्शन, तो ये टू अपॉन एल हो जाएगा, लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू एल हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे फूरियर कोफिशिएंट्स के ऊपर हमने देखा कि क्या फर्क पड़ता है व्हेन फंक्शन इज ईदर इवन और ऑड फंक्शन। तो फंक्शन अगर इवन है तो हमारे पास जो सीरीज बनती है उसमें जैसे हमने अभी कहा कि भाई ये सिर्फ ए नॉट और ए एन सर्वाइव करता है, बी एन जो है ये वैनिश हो जाते हैं, यानी कि बी एन जीरो हो जाता है। तो यानी कि हमारे पास जो फूरियर सीरीज पीछे हमने लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ए नॉट प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन से ए एन और कॉस एन पाए ओवर एल एक्स। और इस वाले केस में हमारे पास फूरियर कोफिशिएंट्स ए नॉट और ए एन ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि ए नॉट जो है डेट विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन एल हो जाएगा, और इंटीग्रल जीरो से एल और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इसी तरह से अगर आप बी एन सॉरी ए एन की बात करें तो ए एन जो है ये हो जाएगा ट्वाइस अपॉन एल, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एल। तो ये हमारे पास फूरियर कोसाइन सीरीज हो गई। तो सिमिलरली अगर फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हो जाए तो हमें फूरियर साइन सीरीज मिलती है, हमने ऊपर अभी बात की है। तो उस वाले केस में यानी कि ए नॉट और ए एन वैनिश हो जाता है, सिर्फ बी एन सर्वाइव करता है। तो हमारे पास फूरियर साइन सीरीज की जो फॉर्म है वो ये बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन बी एन इंटू साइन ऑफ सम एंगल, और बी एन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास उस पर अफेक्ट ये पड़ जाएगा। उस पर प्रॉपर्टी अगर आप यूज करें जो हमने इवन और ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज यूज की, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फूरियर कोफिशिएंट्स भी निकाल लिए, फूरियर कोसाइन सीरीज और फूरियर साइन सीरीज हमने ये डिस्कस कर ली। तो अगर आप शुरू में ये क्वेश्चन को देख लें कि ये फंक्शन जो है इसके अंदर जो गिवन फंक्शन है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो आपको इतनी डिटेल्ड वर्किंग करने की, सारे कोफिशिएंट्स अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको पता चल गया कि भाई ये ऑड फंक्शन है तो आपको इसमें ए नॉट ए एन आप डायरेक्टली जीरो लिख दें और रीजन लिख दें कि सिंस फंक्शन इज ऑड। तो ये हमारे पास फूरियर कोसाइन और फूरियर साइन सीरीज हो गई। अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपको एक बात अगर वैसे ही मैं पॉइंट फूरियर सीरीज ऐसे ही काम करना शुरू कर दूं, ये बात चेक किए बगैर कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन और नीदर, तो अगर ये फंक्शन इवन या ऑड चेक किए बगैर काम करूंगा फूरियर सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फूरियर सीरीज वही आएगी। अगर मैं चेक कर लूंगा शुरू में, अगर मुझे पता चल जाए ये इवन है या ऑड फंक्शन है, तो मेरी वर्किंग आसान हो जाएगी। तो मैं अगर देखूं तो मुझे इसमें बात क्लियरली नजर आ रही है कि दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन बिकॉज इफ आई रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो ये लिमिट जो है अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ये वाली लिमिट जीरो से टू हो जाएगी और ये वाली लिमिट्स माइनस टू से जीरो हो जाएगी। और आपको पता है कि ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो यानी कि लिमिट्स ऊपर नीचे हो गई। तो ऊपर नीचे होने से यानी कि ये फंक्शन जो है आपका वापस वो फंक्शन उस वक्त आएगा व्हेन आई टेक माइनस माइनस इन कॉमन। जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा ना एक्चुअल फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद जो फंक्शन बन रहा है वो इसको इक्वल आएगा। तो यानी कि एक बात क्लियरली वी कैन सी दैट
clearly we can see that f of minus x is equals to minus f of x के इक्वल है. Therefore function is odd. तो फंक्शन जब ऑड होता है तो हमें पता है कि यहाँ पे फूरियर साइन सीरीज आती है, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बी एन फाइंड करूंगा. और बी एन का फॉर्मूला हमने अभी पीछे लिखा हुआ है, वो होता है ट्वाइस अपॉन एल, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से लेके एल, और एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स. तो देखा जाए व्हाट इज पी हियर, तो पी अगर आप देखेंगे तो पी इज फोर अगेन. तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा, पी फोर आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि इसका मतलब यह है कि P इज इक्वल टू टू एल होता है. ये टू एल के इक्वल होता है, तो यानी कि एल की वैल्यू विल बी इक्वल टू, और वही सेम सिचुएशन जैसे हमने पीछे के एग्जांपल्स में बात करते रहे कि जिस तरह से आपके पास यहाँ पे x की लिमिट्स स्प्लिट हो रही हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप इंटीग्रल को भी स्प्लिट कर दें. लेकिन ये माइनस टू से टू होता तो मैं काम करता है, लेकिन मुझे बात नजर आ रही है कि ये इंटीग्रल मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ. इंटीग्रल क्या कह रहा है, फ्रॉम जीरो से एल. व्हाट इज एल, एल इज टू. जीरो से टू पे फंक्शन क्या डिफाइन हुआ हुआ है, जीरो से टू पे फंक्शन के डिफाइन हुआ हुआ है. तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी वर्किंग है कितनी ज्यादा आसान कर रहा है. के साइन एन पाई ओवर एल इज टू एंड एक्स डी एक्स. तो अब जो है ये इसका इंटीग्रल आप निकाल लीजिए, इस ब्रैकेट का कोई सेंस नहीं बन रहा. तो आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रल एंड अप्लाइंग द लिमिट्स, हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी. अपर लिमिट हो जाएगी cos एन पाई ओवर टू, एक्स की जगह पे टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल, cos एन पाई माइनस वन की पावर एन के बराबर होता है, बिकॉज ये ऑल्टरनेटिंग टर्म्स देगा व्हेन एन इज इवन. ये पॉजिटिव आंसर आएगा, व्हेन एन इज ऑड ये नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए हमने इसको माइनस वन की पावर एन लिख दिया. लोअर लिमिट की वजह से ये वन हो जाएगा, cos जीरो वन होता है. तो ये हमारे पास आ गया, ये बी एन की वैल्यू आई है. अगर मैं इस बी एन की वैल्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मुझे यहाँ पे क्लियरली एक बात नजर आ रही है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर ये एन जो है इवन हो जाएगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, वन माइनस वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बी एन विल बी इक्वल्स टू जीरो इफ योर एन जो है हमारे पास, क्यों समीशन में इवन एन भी आता है ऑड एन भी आता है. तो अगर ये एन इवन है तो बी एन जीरो हो जाएगा. और इसी तरह से अगर आपके पास एन इज ऑड तो बी एन जो है अगर ये एन ऑड है तो ये माइनस ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस फोर के ओवर एन पाई आ जाएगा. ये कब आएगा, इफ योर एन इज ऑड. तो अब यानी कि हमारे पास फोरियर साइन सीरीज जो है फूरियर साइन सीरीज की फॉर्म हमने अभी पीछे डिस्कस की है. वो फॉर्म में मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. ये आ जाएगा समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन से इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई ओवर टू एक्स. अच्छा, अब जो है यहाँ पे बी एन अगर मैं सी को एक्सपेंड कर दूं, मुझे नजर आ रहा है कि एन जब इवन है तो ये तो एलिमिनेट हो रहा है, मतलब वैनिश हो रहा है बी एन. तो यानी कि इसमें मैं सिर्फ ऑड के लिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा बी वन. बी वन का मतलब है कि यहाँ पे एन की वैल्यू वन पुट करें, इधर पुट करूंगा बिकॉज एन इज ऑड के लिए ये वाली वैल्यू है. तो एन की वैल्यू जब वन है तो ये हो जाएगा माइनस
फोर के अपॉन पाई में इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेता हूँ तो ताकि हम थोड़ा सा तो ये हमारे पास सब अगर देखा जाए फोर के अपॉन पाई है तो खैर सब जगह कॉमन ही आएगा एक दफा बाहर ही लिख देते हैं तो एन की वैल्यू जब वन है तो एन की वैल्यू वन पे हो जाएगा माइनस में वैल्यू आएगी यानी कि माइनस वन अपॉन वन यानी कि माइनस वन ही कह लें तो माइनस वन और माइनस में आएगी और इधर आ जाएगा साइन पाई अपॉन टू एक्स इसी तरह से एन की वैल्यू जब आपके पास टू हो जाए टू तो पे तो जीरो हो जाएगा एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो ये पॉजिटिव नहीं तब भी नेगेटिव ही आएगा तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास सिचुएशन जो सामने चल रही है साइन का इंटीग्रल जो है माइनस कॉस हुआ देन हमने उस पर लिमिट्स अप्लाई की लिमिट्स अप्लाई करने के बाद बी एन जब जीरो आ रहा था जब एन इवन था बी एन की वैल्यू ये आ रही है जब एन ऑड है हम जो है इस पर बी एन को वैल्यूज पुट कर रहे हैं सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए तो यानी कि इसमें मुझे नजर आ रहा है कि फोर के अपॉन पाई तो हमेशा कॉमन ही है हमेशा वही वैल्यू आएगी तो फोर के अपॉन पाई को मैंने फोर के अपॉन पाई को मैंने बाहर लिख दिया ये माइनस नहीं है सॉरी यहाँ पे तो फोर के अपॉन पाई जब बाहर आ गया तो इसी तरह से एन की वैल्यू जब वन थी इसी तरह से एन की वैल्यू जब थ्री होगी तो ये वन अपॉन थ्री हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन थ्री पाई बाय टू एक्स इसी तरह से एन की वैल्यू जब फाइव है ये वन अपॉन फाइव और साइन फाइव पाई बाय टू एक्स आ जाएगा एंड अप टू so on so what is this is your required ये आपके पास रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज आ गई मतलब ये फूरियर साइन सीरीज आई है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो गिवन था डेट वाज एन ऑड फंक्शन डेट्स व्हाई वी आर गेटिंग ओनली फूरियर साइन सीरीज अगर आप इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते जो हमने अभी कोसाइन और साइन के लिए डिस्कस किया तब भी आपके पास फाइनली देखते ए नॉट और ए एन जीरो आता और बी एन की वैल्यू सेम आती और हमारे पास फाइनली आंसर यही बनना था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बस ये है कि आपकी वर्किंग आपने देखा काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई काफी सारी आपकी चीजों की बचत हो गई तो ये हमारे पास टॉपिक था फिलहाल आज का आज के लिए फिलहाल लेक्चर के लिए मैं इतनी बात करता हूँ